अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, IMF ने कर्ज़ की जो दो एक साथ हैं वो जारी करने की मंजूरी दे दी है और साथ ही साथ IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने पर भी जोर दिया है। हमने देखा कि इस हवाले से पाकिस्तान ने जो अहदाफ थे वो हासिल कर लिए और कई मरतबा ये हुआ है कि IMF ने उसकी तारीफ भी की है, लेकिन आज एक मरतबा फिर IMF ने जो टैक्स नेट है वो बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से बात करें तो आज जो फैमिली की मुलाकातों का दिन था इमरान खान से अडयाला जेल में, लेकिन जो माहौल पैदा हुआ और जो हुकूमती रहनुमाओं के बयानात सामने आए कि उनकी मुलाकात नहीं होगी, तो आज हमने देखा कि इमरान खान साहब की बहनें और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और खान साहब की बहनों की जानिब से जो एक अलामती धरना है वो भी वहाँ पर दिया गया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अंदर ये भी वाज़ेह किया है कि अगर PTI को दीवार से लगाया गया तो वो फिर पार्लियामेंट जो है उससे दूर हो जाएंगे या चलने नहीं देंगे। इसी के साथ साथ अब भी हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से जहाँ पर PTI के ऊपर पाबंदी का इशारा दिया जा रहा है, वहाँ पर बाज़ रहनुमाओं की नाअहली, उन पर मुकदमात और मज़ीद सख्तियों की तरफ भी इशारा दिया जा रहा है। अब PTI के पास कौन से ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिन पर काम हो रहा है, या जो हाल ही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसके बाद अब PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी। सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। हमने देखा कि जो मामलात हाल ही में थे, फिर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, खान साहब की बहन की उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद सूरत हाल जो है वो तब्दील भी हुई थी और आज मुलाकात का दिन था लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आप सर मामलात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? PTI की स्ट्रेटजी अब आपको क्या नज़र आ रही है? देखिए, मामलात जो है बहुत अफसोसनाक हद तक जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गए हैं और PTI जो है वो तो हर तरह से एक ज़्यादती का, जुल्म का, जबर का शिकार है। और खान साहब से वो तो किसी की पहले मुलाकात नहीं करने देते। अगर एक दफ़ा उनकी एक हमशीरा की मुलाकात हो भी गई, उसके बाद से फिर से इन्होंने सारे मुलाकातें जो है बंद कर दी। और उसके बाद जो ख़ास तौर पे एक ISPR के DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि कभी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं याद कभी भी किसी फौजी जो है जो उनका नुमाइंदा है इस किस्म की नहीं किया करता। लेकिन हामिद खान साहब, अब जो MQM की मिसाल दी जा रही है सर, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कुछ वज़रा भी बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई हुकूमत पाबंदी की तरफ जा रही है या फिर कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कि PTI से वो अलहदगी इख्तियार करें, ऐसा माहौल जैसे माजी करीब में हुआ? मैं नहीं समझता कोई भी जो पार्टी का सही माने में कारकुन है वो अलहदा होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। मैं उनका कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक पाबंदी लाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर आइनी होगी। कभी सियासी जमातों पर पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती, क्योंकि ख़ास तौर पर वो पार्टी जो कि मुल्क में सबसे ज़्यादा हरदिल अजीज़, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी हो, उस पर आप पाबंदी लगाएंगे तो इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सके। सारा सियासी कल्चर जो है वो उखाड़ देंगे आप वर्चुअली। नहीं, लेकिन हामिद खान साहब, ये जो मामला ख़राब हुआ है वो तो बड़ी एक तनकीद हो रही है जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आप समझते हैं कि PTI किसी मरहले पर उन सोशल मीडिया अकाउंट से लाताल्लुकी का इजहार कर सकती है या आपकी नज़र में करना चाहिए? मैं कह नहीं सकता कौन से सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में ये बात की जा रही है, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ। सर, जो अपना खान साहब का अकाउंट है जो बाहर से हुकूमत के मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ से जो ट्वीट्स हो रहे हैं, उनके बारे में अगर आपकी राय जानना चाहूँ तो? देखिए, ट्वीट करना उनका एक राइट है, क्योंकि उनका किसी के साथ अपने कारकुनान के साथ, अपने पार्टी के दूसरे जो इस वक्त ऑफिस होल्डर्स हैं उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। हाँ। तो एक यही राब्ता रह जाता है जिसमें कि खान साहब अपने कारकुनान को या अपने जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनको कोई गाइडेंस दे सकते हैं या पॉलिसी जो है उसका तयन कर सकते हैं।
तो इसमें ऐसी कोई काबिल इतराज़ बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सर ओवरऑल जो जैसे मैंने शुरू में पूछा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसी तनाजुर में एक सवाल ये भी होगा कि आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास अब कौन से ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? आप अदालतों में गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, उसके बाद क्या ये जो गौहर साहब ने एक इशारा भी दिया है, तो क्या मजमूई तौर पर इस्तीफ़ों की तरफ भी जाया जा सकता है? मैं नहीं समझता अभी ऐसी कोई बात है, लेकिन गौहर साहब ने तो अपने एक अंदेशे का जिक्र किया है अपनी बात में, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी रेजिग्नेशंस का टाइम आ गया है। अच्छा, तो सर आपके मुताबिक कौन से ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं? तो ऑप्शन तो यही है जो रेजिस्टेंस है, जो जिस तरह पेशावर में जलसा किया गया, जिस तरह और आईनी तौर पर बगैर किसी वायलेंस के जो प्रोटेस्ट करना, ये आईनी हक है हर शख्स का, हर पॉलिटिकल पार्टी का। वो रेजिस्टेंस जो है वो पीटीआई कंटिन्यू करेगी जब तक कि 26वीं और 27वीं तरमीम, जिसके तहत तकरीबन सारी अदलिया का कत्ल कर दिया गया है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। तो लिहाजा इस वक्त मुल्क के सारे ही अदारे बर्बाद हो चुके हैं। वो कोई अदारा आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, और ये सूरत हाल किसी तौर पर भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन सर हाल ही में ये भी खबरें जो हैं वो सामने आई, कुछ रिपोर्ट्स हुई कि जो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें बाज़ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है जो बयानात आ रहे हैं खान साहब के अकाउंट से, और जो एनडीयू वर्कशॉप में जिन्होंने वो अटेंड किया, उनको जो मीर जाफ़र और मीर सादिक करार दिया गया, उस पर भी बड़ी नाराज़गी के हवाले से कुछ खबरें चली। आप समझते हैं कि ये खबरें दुरुस्त हैं? मैं इसके बारे में एक ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैंने इस किस्म का कोई इजलास अटेंड नहीं किया था। अच्छा, लेकिन सर अब जो हुकूमत बात कर रही है कि या इम्कान है, अगर हम कहें कि जाहिर किया जा रहा है कि शायद खान साहब को अडयाला जेल से कहीं मुंतकिल किया जाए, तो आप इस हवाले से भी कोई माहौल देख रहे हैं ऐसा? इनसे कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। जिस तरह के पार्टी पिछले 3 साल से और खान साहब बिलखसूस पिछले 2.25 साल से जिन मसाइल का शिकार हैं, और जिस तरह उनके साथ ज्यादती, जबर और जुल्म जारी है, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जाता, उनके बारे में खैर खबर नहीं मिलती कई अरसा, तो ऐसे इस किस्म की हुकूमत जो इस तरह के हथकंडों पे उतरी हुई हो, उसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर ये किसी ऐसी जगह उनको रखते हैं जहां लोगों का पहुंचना मुश्किल हो, जहां राब्ता होना मुश्किल हो। तो लगता तो जो नीयत नज़र आ रही है वो तो कोई इसी किस्म की नीयत है कि खान साहब से मुकम्मल तौर पर राब्ता पार्टी का, उनके अजीज़ों का, रिश्तेदारों का तोड़ दिया जाए। अच्छा, लेकिन सर इसी माहौल में हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बार बार पीटीआई को मुज़ाकरात की एक दावत दे रहे हैं, और इस माहौल में भी जो इजलास हुआ उसमें भी मुज़ाकरात की दावत दी गई। क्या अब जो पीटीआई है सर वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती है? आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ एक मरतबा फिर जाया जा सकता है? देखिए, स्पीकर का कोई भी बयान काबिल यकीन, ये काबिल एतबार नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने, दोनों ने अभी तक लीडर्स ऑफ द अपोजिशन नहीं मुकर्रर किए, जो कि उनका एक आईनी फर्ज बनता है, और इस मामले को डिले किए जा रहे हैं बगैर किसी जवाब के। लिहाजा ऐसे स्पीकर की बात पर क्या एतबार किया जा सकता है जो कि अपना एक आईनी फर्ज पूरा नहीं कर रहा है नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन नॉमिनेट करने के लिए या नोटिफाई करने के लिए। तो सर कोई चेयरमैन साहब से दोबारा कोई बात हुई है सर इस मामले पर? किस मामले पर? ये अपोजिशन लीडर के मामले पर कि क्यों ताखीर की जा रही है? स्पीकर साहब से तो हुई है 2-3 मरतबा आप लोगों की। देखिए, पार्टी कारवान को तो मिलने नहीं दिया जाता। इवन जो पार्टी एक्टिंग चेयरमैन या कोई और सेक्रेटरी जनरल वगैरह, उनको भी अरसे से नहीं मिलने दिया गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि पार्टी जो इमरान खान साहब की तरफ से गाइडेंस का मौका नहीं मिल रहा है पार्टी कारकुनान को, और ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ है। अच्छा सर, लेकिन अभी एक आखिरी सवाल होगा कि अब अगर बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, आपके पास अदालती अहकामात मौजूद हैं,
तो उसके बाद यही होगा कि रेजिस्टेंस जैसे आपने जिक्र किया, या कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर और भी मौजूद है? और दूसरा, जो हुक्मरान जमात के और जो फैसल वाडा साहब का अगर मैं नाम लूँ, वो ये भी कह रहे हैं कि लिस्टें तैयार हो गई हैं, कुछ नाअहलियाँ भी होंगी, इस तरह के कुछ इशारे भी दिए जा रहे हैं। आप ऐसा कोई माहौल देख रहे हैं सर कि मजीद कोई लोग जो हैं आपके अरकान पार्लियामेंट है वो नाअहल हो सकते हैं, या इस तरह मामला जा सकता है? देखिए, कुछ भी कर सकते हैं, इनसे किसी चीज़ की भी तवक्को हो सकती है। जिन्होंने सारा अदालती निज़ाम बसक करके रख दिया है, ख़त्म कर दिया है, कोई किसी किस्म की आज़ादी जो है अदलिया के पास नहीं है, ऐसे माहौल में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा कोई भी जो भी बयान देता है वो बयान हो सकता है उसमें कोई बात हो, क्योंकि इनसे हर किस्म की सख्ती की तवक्को की जा सकती है। और गवर्नर रूल भी आप देख रहे हैं सर? देखिए, अभी तक लगाना चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन उन्हें मुश्किल नज़र आ रही है। कोई आसान काम नहीं है गवर्नर रूल लगाना उस सूबे में जहाँ पर लोगों के जज्बात बड़े सख्त हैं और जो हर तरह से इस वक्त पीटीआई के हक में हैं। इसलिए ये कोई आसान फैसला नहीं होगा हुकूमत के लिए यहाँ गवर्नर राज लगाना। चलें, ठीक है। सेनेटर हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, सेनेटर हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था। अब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आज खान साहब के साथ मुलाकात का दिन था और उनकी बहनें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ये जितनी चीज़ें जो पेशरफ्त अभी तक सामने आई है, हुज़ैफ़ा साहब आप क्या माहौल देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? जो आप लोगों ने बयानात दिए हैं कि या तो वो लाताल्लुकी का इजहार करें, आप लोगों ने एमक्यूएम की मिसाल दी है, खान साहब को मुंतकिली के हवाले से भी कुछ बयानात आ रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई से मुतल्लिक आने वाले दिनों में आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या होने जा रहा है? जी, अभी तक तो देखें सूरत हाल जो की तू है। मैं अभी भी आपके सवाल को नहीं समझा। ये सवाल आप किसी जर्नलिस्ट से नहीं कर रहे, आप एक हुकूमती वजीर से पूछ रहे हैं। आप मुझसे पूछेंगे पीटीआई पर पाबंदी लगेगी? आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं ना, तो आपको मेरा सवाल समझना चाहिए। कोई इतने बड़े कैनवस में आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप मुझसे पूछेंगे आप खुद भी जर्नलिस्ट रहे हैं। हुज़ैफ़ा साहब, आप खुद भी जर्नलिस्ट रहे हैं और मेरा सवाल बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बयानात आपने दिए हैं उसके बाद आप देख रहे हैं क्या दिए हैं, क्या दिए हैं? मुझे पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने वही बता दिए, मेरी शायद आपको आवाज नहीं है। मैंने आपको वही अर्ज किया। मैंने कहा कि आपने पहले तो कहा था कि लाताल्लुकी का इजहार करें, फिर आपने एमक्यूएम की मिसाल दी थी, पाबंदी की मिसाल दी थी, वहां से मुंतकिली की मिसाल दी थी, बहनों की मुलाकात ना होने के हवाले से आपने बयान दिया था। तो आने वाले दिनों में आप पीटीआई के साथ मुज़ाकरात देख रहे हैं या पाबंदी की तरफ जाते हुए मामला देख रहे हैं? सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल। आप साफ ही रहे हैं तो आपको मेरा सवाल तो समझना चाहिए हुज़ैफ़ा साहब। वो मेरी पोजीशन चेंज हो गई है। मैं अब साफ ही नहीं हूँ कि मैं इफेन बात पे बात कर दूं। आप भी हंसेंगे, आपका व्यूअर भी हंसेगा। आपकी पोजीशन वो तो माशाल्लाह आपकी तरक्की हो गई है, लेकिन वजीर से सवाल कर रहे हैं कि इस पे तजिया दे दें अपना। आपने मुझसे ये सर नो पूछना है कि ये होगा या ये होगा। अगर आप ये कहेंगे नहीं जी आप जनरल बता दें, तो मैं सुहेल उड़ाए साहब बता सकता है कि जी हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मैंने जरा एक ही आपको, तो सर आप वही बता देना। आप हुकूमत का हिस्सा है सर, आपने ही बताना है कि क्या होने जा रहा है। बहरहाल आप बता दें कि एक तरफ पाबंदी की बात हो रही है, दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। तो आप पाबंदी देख रहे हैं या मुज़ाकरात देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। एक बात तो ये है जो मैं आपकी गोशगुजार करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बानी तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी नहीं करती या डिस्टेंस नहीं करती, तो मुझे तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगती हुई नजर आ रही है। और अगर जाहिर है तहरीक इंसाफ डिस्टेंस कर लेती है, बानी तहरीक इंसाफ के भी कोई नए बयान सामने नहीं आते, तो जरा उस सूरत हाल में बातचीत भी हो सकती है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, जिस तरीके का रिएक्शन आया पेशावर जलसे में जो तकारीर हुई, तो ये कोई खारिज इम्कान नहीं है कि आने वाले चंद दिनों में तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए। अच्छा, लेकिन ओवरऑल ये जो बात की गई कि शायद खान साहब को अडियाला से किसी जगह पर मुंतकिल किया जाए, ये भी ऑप्शन है हुज़ैफ़ा साहब? नहीं देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि बानी तहरीक इंसाफ को जो है कोई अडियाला से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दें या कोई नई जेल में मुंतकिल कर दें। हाँ, ये कि आने वाले दिनों में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कैदियों का तबादला एक आम बात है। कैदी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं, तो अगर बानी तहरीक इंसाफ को मुंतकिल करना पड़ा तो कर देंगे।
अच्छा, लेकिन ये जितना माहौल इस वक्त पैदा हुआ है उसमें अगर हम देख लें तो पीटीआई के लोग भी ये तनकीद कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर कि एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि पाबंदी लगेगी पीटीआई के ऊपर और दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं, तो हुकूमत के बयानात में तजाद है। ये पीटीआई का मौकफ है। आप समझते हैं सर कि नहीं, ठीक है पाबंदी की तरफ तो आपको माहौल नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन मौजूद हैं अभी भी मुज़ाकरात के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया गुरमानी साहब। मैं अर्ज करूं कि जो स्पीकर का मौकफ है वो भी बिल्कुल ठीक है, जो हमारा मौकफ है वो भी बिल्कुल ठीक है। स्पीकर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस को, या पार्लियामेंट के अंदर जो जमात बैठी हुई है। और हम जो बात कर रहे हैं जेल में बैठे हुए एक कैदी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो बयान दे रहे हैं वो रियासत मुखालिफ है, वो चीजें अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन स्पीकर अगर मुज़ाकरात करते हैं तो स्पीकर अपना हाउस चलाना है। अगर अपोजिशन बेंचेस से बातचीत हो तो हुकूमत के फेवर में है, तो उसको आप ये कहेंगे कि स्पीकर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, हम बैन की बात कर रहे हैं, बैन की बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ की इस गुफ्तगू को और बानी तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उसके हवाले से, ना कि असेंबली में बैठे हुए जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो ज़ाहिर है हमारा हिस्सा। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कल अगर आपका बयान आपकी नज़र से अगर गुजरा हो, बैरिस्टर गौहर साहब का जो बयान है कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो वो पार्लियामेंट का बाइकआउट भी कर सकते हैं या पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे, आप कोई ऐसा माहौल देख रहे हैं कि पीटीआई मुस्तफीद है? जाहिर है ये मामला और फैसला तो पीटीआई करेगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया है इससे आप क्या समझते हैं सर? देखिए बैरिस्टर गौहर साहब, मैं समझता हूँ उनकी अपनी भी नहीं चलती पीटीआई में। उन्होंने असेंबली फ्लोर पे बैठ के कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर की तो कोई बात सुनता ही नहीं है, उनके बानी तहरीक इंसाफ भी उनकी बात को ऑन नहीं करते और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी, उनको पीछे कर दिया गया। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब मैं समझता हूँ बेबस आदमी है और इस वक्त जो है जो पार्टी में उनकी पोजीशन है वो बेचारे ना जो है हुकूमत से बिगाड़ सकते हैं ना अपनी पार्टी से बिगाड़ सकते हैं, तो बीच के अंदर जो है सैंडविच बने हुए हैं। हाल ही में जो फैसल वाडा साहब ने एक बयान दिया था कि लिस्टें तैयार हो रही हैं, या फिर जो सीएम केपीके के हवाले से बात की जा रही है कि वो नाअहल होंगे, आप क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हुकूमत कुछ अराकीन के खिलाफ क्या कार्रवाई का इरादा रखती है या आप कुछ लोग नाअहल होते हुए देख रहे हैं पीटीआई के अंदर? देखिए लिस्टों की हद तक तो मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं हो कि लिस्टें तैयार हो रही हों, लेकिन जाहिर है जो लॉ ऑफ लैंड की वायलेशन करेगा, जो ऐसी हेट स्पीच करेगा, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो चाहे वो आम शहरी हो, वो तहरीक इंसाफ से हो, नून से हो या पीपल्स पार्टी से हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन है और वो जो है वो जलसे में गालियां देता है, गालम गलोच करते हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आम शहरी है, उसने काम किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो पीटीआई से जुड़ा हुआ है, एमएनए है, इस पे कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, अगर आप ज़ाहिर रेड लाइन को क्रॉस करेंगे फिर कार्रवाई जरूर होगी। अच्छा, और ये जो हाल ही में फैसला हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ने भी जो बरतानिया को एक डॉक्यूमेंट दिया है, वहाँ से 2 लोगों को, शहजाद अकबर साहब को भी वापस लाने के हवाले से दरख्वास्त की गई है। सर यही लोग हैं या ये लिस्ट लंबी होगी, मजीद लोगों को भी पाकिस्तान लाने का हुकूमत इरादा रखती है? और अगर आपके इल्म में कुछ नाम हो और वो आप शेयर करना चाहें तो। देखिए नाम काफी सारे हैं। जो भी लोग हैं, चाहे वो इमरान रियाज है, चाहे वो साबिर शाकिर हैं, चाहे ये 2 लोग हैं, जो हेट स्पीच कर रहे हैं, वहां बैठकर गलत मालूमात जो है अपने व्यूअर तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन रहे हैं, और जिस तरीके की मालूमात वो इदारों से जोड़कर, पाकिस्तान से जोड़कर सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, इवन के डॉक्टर शहबाज गिल, सारे लोग, तो ये लिस्ट जो है ये छोटी नहीं है, तवील लिस्ट है, लेकिन हाँ लिस्ट में टॉप पे ये भगोड़ा है और नंबर 2 पे जो है वो शहजाद अकबर है। बाकी लिस्ट में बाकी लोग भी हैं जिनके मैंने नाम लिए। कुछ नाम ज़ाहिर अगर आप मुझे पूछेंगे कि एग्जैक्ट कि वो नाम भी है तो मैं फिर आपको बता सकता हूँ हाँ या ना, लेकिन लिस्ट में काफी सारे नाम। अच्छा, और लेकिन सर ये बताइएगा हुज़ैफा साहब कि इनको लाना कितना मुमकिन होगा? आप समझते हैं कि कोई ट्रीटी वगैरह, क्योंकि एक कानून जो है वो मौजूद है, लाने में कोई मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी कानूनी तौर पर? नहीं, मुश्किलात दरपेश होंगी। बरतानिया माजी में भी इस तरह की हमारी दरखास्तों को रिजेक्ट कर चुका है, चाहे वो अल्ताफ हुसैन से मुतालिक हो या बाकी लोगों से मुतालिक हो। लेकिन हम समझते हैं हमारा केस जरा कदरे इस मामले में मजबूत है। एक आर्म फोर्सेस का मुलाजिम रहा, अब वो ज़ाहिर है जो उसने हलफ दिया हुआ था उसकी वो वायलेशन कर रहा है, और इसी तरीके से शहजाद अकबर जो कुछ कर रहे हैं वो भी यहाँ पर ज़ाहिर है एक हुकूमती पोजीशन पर थे, कैबिनेट के मेंबर थे, ऑन ओथ थे। अब वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इदारों से मुतालिक वो मालूमात अपने वीलॉग में बोलते हैं जो कि बिल्कुल गलत होती है, बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ती है। तो उस सूरत हाल में लगता है कि केस काफी मजबूत है। लेकिन बरतानिया में, जो कि आप खुद बड़े फ्रीक्वेंट ट्रेवलर है, वहां के फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा मजबूत है,
और जाहिर है बरतानिया के अंदर बड़ी आज़ादी है, आज़ादी इजहार के हवाले से। तो जो माजी के अगर आप प्रैक्टिस देखें या माजी के जो है, आप अगर मुझसे पूछें कि माजी को मद्देनजर रख के बताएं, तो काफी मुश्किल नजर आता है। लेकिन जाहिर है होप फॉर द और बेस्ट। अभी भी आपको चांसेस जो वो स्लिम चांसेस आपको नजर आ जी, रहे हैं। जो बरतानिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा केस मजबूत है, एफर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, हम एफर्ट कर रहे हैं। इस एफर्ट के दो फायदे होंगे, एक तो या तो ये पाकिस्तान आ जाएंगे, अगर बीइंग डेविल्स एडवोकेट नहीं आ पाते और इनको बरतानिया कहते हैं कि नहीं हमारी दरखास्त को रिजेक्ट कर देते, लेकिन कंडीशन लगाते हैं इनके ऊपर कि आप हमारे मुल्क में बैठ कर ये काम नहीं करेंगे, तो भी हमारा केस काफी हद तक हम विन कर जाएंगे। अगर इनके झूठ, इनकी हर्जा सराई, इनकी इदारों के ऊपर गालियां जो है वो आम आदमी तक पहुंचना बंद हो जाए, तो मकसद तो जुर्म से होती है ना कि बंदे से होती है। तो अगर वो काम रुक जाएगा तो भी हम समझेंगे हम अपना केस विन कर चुके हैं। अच्छा चलें, ठीक है हुज़ैफा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, हुज़ैफा रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हुकूमत का मौक़िफ़ था वो हमने जानने की कोशिश की, जो PTI की जानिब से सवालात उठाए जा रहे थे वो भी हमने हुज़ैफा साहब के सामने रखे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, अब जो टेक्सटाइल सेक्टर को चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और कामरान अरशद साहब जो चेयरमैन नेप्टमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब वक्त निकालने का। मैं मुख्तसरन आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेक्सटाइल सेक्टर को इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं और आपके मुताबिक कितनी मिल्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर बंद हो रही हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, आपने वक्त निकाला टेक्सटाइल के इश्यूज का। सर, अभी तक हमारी कोई 150 से ज्यादा सनतें ऑल क्रॉस पाकिस्तान बंद हो चुकी हैं और जो रह गई हैं, जो चल रही हैं, वो या तो सिसक के चल रही हैं या पार्शियल कैपेसिटी पे चल रही हैं या 3 शिफ्टों में से दिन की एक शिफ्ट चलती है। और हमारा खदशा ये है कि अगर हुकूमत वक्त ने इस पे कोई जल्द माशी इकदाम ना लिए फॉर रिवाइवल ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर एंड रिवाइवल ऑफ कॉटन, तो ये जो पीछे रहेगी है ये भी कोलैप्स कर जाएगी। इसकी सर बुनियादी वजूहात, नंबर 1 खित्ते की सबसे महंगी बिजली की कीमत, नंबर 2 खित्ते की सबसे महंगी गैस की कीमत, नंबर 3 खित्ते का सबसे बुलंद तरीन शरह सूद, नंबर 4 खित्ते के सबसे बुलंद तरीन टैक्सेशन के रेट्स। इन चारों चीज़ों के होते हुए सर हमारा चलना कैपेसिटी पे या पार्शली बहुत मुश्किल है और ये चीज़ हम बार घूमते वक्त को बावर करा रहे हैं, SIFC को बावर करा रहे हैं। और आपने भी देखा है हाल ही में 2 हफ्ते पहले SIFC ने भी इसी चीज़ पे एग्री किया। अच्छा, लेकिन कामरान साहब, ओवरऑल ये जितनी मिल्स आपने बताई हैं तो आपका तखमीना क्या है कि कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए होंगे? ये जो आपने 150 का फिगर बताया। सर, इसका हिसाब बड़ा सीधा सा है कि एक मिल के साथ 700 से 800 वर्कर वाबस्ता होते हैं, तो 700 से 800 वर्कर डायरेक्टली फी मिल फारिग हुआ। उसके साथ साथ आप ये देख लें कि जितने इनडायरेक्ट वर्कर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो भी सनतें भी बंद हुई। जो एक कारखाने को कोई पेपर कोन दे रहा था, कोई नट बोल्ट दे रहा था, बेरिंग दे रहा था, पार्ट्स दे रहे थे, उनका बिजनेस भी मुतासर हुआ। इसके साथ साथ पीछे सर जो डायरेक्टली मुंसलिक होती है वो जिनिंग इंडस्ट्री होती है, आधी से ज्यादा आपकी जिनिंग इंडस्ट्री बंद है। उसके साथ सर जिम्मेदार होता है जो कपास हुआ आता है गंदम की कटाई के बाद। जी कामरान साहब, मैं ये पूछ रहा था कि मजमूई तौर पर आपकी नजर में कितना फिगर बनेगा? मजमूई तौर में देखें सर, मेरे हिसाब से कम अज कम ये लाखों में बात जाएगी। ये बात चंद हजारों में नहीं है, ये बात लाखों में जाएगी। इसका अगर आप सिर्फ मोटा मोटा हिसाब भी कर लें तो 600 ज़रब तो मिले तो कम अज कम देखें ना 90,000 का तो ये फिगर है डायरेक्टली जो वर्कर फारिग हुए, लेकिन एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा है क्योंकि मैंने आपको एक एवरेज नंबर दिया है और इसके साथ साथ डायरेक्ट लेकिन ठीक है फिगर आ गया। लेकिन कामरान साहब, ये जितने मसाइल का आपने जिक्र किया है तो आपने कहा भी कि हुकूमत को आप बावर भी करवा रहे हैं, तो इस हवाले से कोई मुलाकात भी हुई है जहां पर आपने ये तमाम खदशात, नुकात और मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हों? कोई राब्ता हुआ है? जी, आज पहला राब्ता हुआ है, वो भी ऐसे कि हमने ये 10-15 दिन से एक हमारी कैंपेन चल रही है
और जुमे के दिन हमने बिजनेस रिकॉर्डर में ऐड दिया, और कल के दिन में हमारा आप ही के न्यूज़पेपर में ऐड आया, तो उस पे गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया। और आज हमारी एक मीटिंग स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर आज चीमा साहब से हुई है, हमारे ऑफिस बेरर्स की और सीनियर लीडर्स की। एंड वो भी पहला डायलॉग है, कुछ चीज़ों पे देखा है कि जहां गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंसिडर कर सकती है, कोई हमने कॉन्क्रीट स्टेप नहीं रीच किया, लेकिन डायलॉग आज से स्टार्ट हुआ है। अब वो डायलॉग पर पहुंचता है, ये मैं आपको इस पे बेहतर अगले हफ्ते ही बता सकूंगा सर। अच्छा, लेकिन ओवरऑल एक जो पाकिस्तान के हवाले से हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई कि कुछ कंपनियां यहाँ से जा रही हैं, फिर टेक्सटाइल सेक्टर का जो उनको मसाइल दरपेश हैं उनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो ये हकीकत है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो बैरूने मुल्क चली गई हैं कंपनियां, ये फिगर या ये रिपोर्ट्स भी आपकी नज़र में दुरुस्त हैं, और टेक्सटाइल सेक्टर को भी आप आने वाले दिनों में कोई नहीं देख रहे कि इन चैलेंजेस से जल्दी निकल सकेंगे? मैं आपकी बात की तायीद करते हुए ना, मैं ये 4-5 पॉइंट्स आपके ऑडियंस के लिए आपको बताता चलूं। नंबर 1, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से निकली हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वेल रिपोर्टेड, सारे अखबारों में ये बात आ चुकी है, बजाय उनके नाम लिए जाए मल्टीनेशनल कंपनीज जी, जो सारी बात की कॉस्ट फैक्टर की हर चीज की तायीद करती है कि यहाँ पे अब उनके लिए रहना फीजिबल या इकोनॉमिकली कम्पिटिटिव नहीं रहा। नंबर 2, जिस दिन बजट रिलीज हुआ, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, तो इकोनॉमिक सर्वे में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट के अपने आजाद शुमार के मुताबिक -3.5% और आपकी पांचों -3 से -30%। हाल ही में अभी 10 दिन पहले अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर आया जो या तो 7.1% है या 7.8% है, और 59 लाख लोग, 5.9 मिलियन अनएम्प्लॉयड है, जिसमें से 10 से 15 लाख लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां रखते हैं। और ये जिस तेजी से हम अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर बढ़ रहा है और हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, ये बड़ी हैरान कुन और परेशानी वाली बात है। तो इसको वफाकी हुकूमत ने ही करेक्ट करना है। मेरी आपके चैनल के तवस्सुत से बार बार एक ही इल्तिजा है कि गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस क्रिएट करे, बिजली के रेट को रीजनली कम्पिटिटिव रेट पे लाने की, जो कि 8 से 9 सेंट है या 25 से 27 रुपए। दूसरा, टैक्सेशन को इनलाइन लाएं विद रीजनली कम्पिटिटिव कंट्रीज जिनके साथ हमारा मुकाबला होता है। मैं बाकी दुनिया की तो बात नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, वियतनाम, श्रीलंका की कर रहा हूँ। आप शरह सूद को भी इन लाइन विद रीजनल कंपेटिटर्स लाएं, फिर आप देखें कि आपका मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता। आप एक बड़े कड़े IMF प्रोग्राम में हैं 37 महीने के, जिसमें से तकरीबन 14 महीने निकल चुके हैं एंड थोड़ा मोर और लेस तकरीबन 2 साल का टाइम फ्रेम रह गया इस प्रोग्राम में। तो अगर आप इसको उस नजरिए में देखें कि अगर पाकिस्तान 23 महीने के बाद अपने पांव पे ना खड़ा हो सका, अपना ट्रेड डेफिसिट ब्रिज ना कर सका, तो हम इससे कहीं ज्यादा कड़े IMF प्रोग्राम में आज से 2 साल बाद जा रहे होंगे। ये एक तलख हकीकत है जिसका हमें सामना करना है एंड गवर्नमेंट के पास ये 2 सालों की डेडलाइन है जिसके अंदर माशी इस्तेहकाम एंड वापस मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना है। चलें ठीक है। कामरान अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, जो टेक्सटाइल सेक्टर को चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से हमने गुफ्तगू की और मुलाकात भी कामरान अरशद साहब के मुताबिक हुकूमत ने उनसे रब्ता किया और जो मुलाकात है वो भी हुई है, जिसमें मुतालबात और जो खदशात हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं। अब इस हवाले से पेशरफ जो है वो उनके मुताबिक आइंदा हफ्ते ही कुछ पेशरफ सामने आने का इम्कान है। अब देखें कि इस हवाले से हुकूमत किस हद तक टेक्सटाइल सेक्टर के जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनको हल करने में कामयाब होती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।